Very good morning to all of you. This is Nikita here from LearnX Nursing. LearnX Nursing के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है. Today we will discuss सीरीज नंबर 36. ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे पूरे ही ऑब्सगैनिक के क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. इन विच वीक fetal cardiac activity detected on the trans-abdominal USG. ठीक है, फीटल की जो कार्डियक एक्टिविटी होती है वो कब डिटेक्ट होती है? ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी पे. ठीक है, एट 5th वीक, 4th वीक, 6th वीक और द 9th वीक. देखो, दो तरीके के यूएसजीज होते हैं. एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल और एक होता है ट्रांस वजाइनल. ठीक है, अब काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे लिखना बेटर रहेगा. ट्रांस एब्डोमिनल, transvaginal, and here we can write parameters. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूएसजी से क्या क्या चीजों को देख सकते हैं. नंबर 1 इज जेस्टेशनल सैक. ठीक है, तो जेस्टेशनल सैक अगर हमें देखना है तो ट्रांस एब्डोमिनल के थ्रू हम देख सकते हैं 4.5 वीक पे. ठीक है, एंड अगर हमें ट्रांस वजाइनली देखना है, ठीक है, तो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड से हम देख सकते हैं 5.5 वीक पे, 5.5 वीक पे. ठीक है, देन एक पैरामीटर होता है यॉर्क सैक. ठीक है, यॉर्क सैक हम देख सकते हैं 5 वीक पे थ्रू द ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एंड एट 6 वीक थ्रू ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड. ठीक है, देन आता है कार्डियक एक्टिविटी. हम फीटल की कार्डियक एक्टिविटी को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू द ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड फ्रॉम 5 to 6 वीक्स, और ट्रांस वजाइनली हम देख सकते हैं 6 to 7 वीक्स में. ठीक है, सो कार्डियक एक्टिविटी पूछा गया है थ्रू ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड. तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 6th वीक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डज द यूट्रस रिटर्न टू प्री ग्रेविड साइज सोनोग्राफिकली? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पोस्टपार्टम के बाद में प्यूपेरियम में कितने दिन के बाद यूट्रस अपने प्री ग्रेविड मतलब कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, 8th वीक पर आता है, 4th वीक पे आता है, 6th वीक पे. ओके, ये रिपीट हो गया, इसको 10th कर लो. ठीक है, एंड 8th वीक पे. सो कौन से वीक पे प्री ग्रेविड स्टेट में, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस अपनी पोजीशन ले लेता है? अगर हम नॉर्मली बात करते हैं नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस कितनी होती है? 7.5 इंटू में 5 इंटू में 2.5. ठीक है, एंड वेट होता है 60 ग्राम. ठीक है, दैट इज प्री ग्रेविड यूट्रस. तो ये सारे पैरामीटर्स यूट्रस फिर से अचीव कर लेगा आफ्टर द पोस्टपार्टम पीरियड एट 8th वीक ऑफ पीरियड. 8th वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड में जो पेशेंट है वो नॉन ग्रेविड यूट्रस जो है वो अचीव कर लेगी स्टेट को. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मदर previously on OCPs comes with her 2 weeks old baby to the OPD. ओके, मतलब ऐसा है कि एक फीमेल थी जो कि पहले OCPs यूज करती थी, उसने OCPs स्टॉप किया, उसने प्रेगनेंसी कंसीव की एंड अब उसका 2 वीक्स का ओल्ड बेबी है. ठीक है, उसने एक बेबी को बर्थ भी दिया है. नाउ शी इन्फॉर्म्स यू दैट शी इज करेंटली ब्रेस्ट फीडिंग हर चाइल्ड एंड enquires about restarting contraceptions. शी इज सेइंग कि मेरा बेबी हो गया अभी एंड मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे फिर से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो थी वो रीस्टार्ट करनी है, तो मैं उसे कब से स्टार्ट कर सकती हूँ? ठीक है, व्हेन वुड यू रिकमेंड शी स्टार्ट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स? तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप उसे कब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो रीस्टार्ट करने के लिए कहोगे? ठीक है, एट 3rd कॉन्ट्रासेप्टिव वीक, at 3rd contraceptive month, sorry postpartum month, 4th postpartum month,
and sixth postpartum month. So when you will say, see, होता क्या एक्चुअली, मदर ने कहा कि मैं ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ. जब ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, इट इनहिबिट्स और सप्रेस द LH एंड FSH. अगर आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली पूछे, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रोलैक्टिन कौन से हार्मोन को इनहिबिट करता है, सो दैट इज LH. जब LH और FSH ही नहीं है, ठीक है, वो इनहिबिट हो रहे हैं, सो नो ओव्यूलेशन. तो यहाँ पे वैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है. बट आपसे ये पूछा गया है कि अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो भी उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कब रीस्टार्ट करने हैं, ठीक है. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया. अब एक होता है ब्रेस्ट फीडिंग पे, ठीक है, एक होता है नॉन ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल, और एक होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाली फीमेल. अब आपके क्वेश्चन में सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग दिया हुआ है, ठीक है. तो एक तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है ओनली, तो आप उसे कहोगे कि 3 मंथ जो आपका पोस्टमार्टम का रहेगा वहां से स्टार्ट करना है. सी, कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ पेरियम पीरियड, इट इज लाइक थर्ड मंथ ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड से यू विल रीस्टार्ट योर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है. देन नॉन ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल में 1 मंथ में, ठीक है. एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाली फीमेल को 6 मंथ के लिए, यानी कि 6th मंथ ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड से शी विल रीस्टार्ट टू टेक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्ड पोस्टमार्टम मंथ से वी विल एडवाइज हर टू रीस्टार्ट हर OCPs. क्लियर? ओके. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. You are about to administer misoprostol to a woman who require MTP in the 8th week of her pregnancy. ठीक है, एक फीमेल है जो 8th वीक प्रेग्नेंट है एंड शी वांट्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और आप उसके लिए मिसोप्रोस्टोल उसको एडमिनिस्टर कर रहे हो, ठीक है. व्हाट इज द डोज ऑफ दिस ड्रग व्हेन गिवन बाय द म्यूकोजल रूट, यानी कि जब आप वजाइना म्यूकोजा से एडमिनिस्टर कर रहे हो, सो क्या उसका डोज रहेगा. आपसे डोज पूछा गया है मिसोप्रोस्टोल का. It will be 200 mcg, 600 mcg, 40 mcg और 800 mcg. सी, मीजोप्रोस्टोल जो आता है वो कंबाइन पैक में आता है. मीजोप्रोस्टोल कंबाइन पैक, और ये कंबाइन पैक में हमको क्या क्या मिलता है, 1+4 टैबलेट. 4 टैबलेट मीजोप्रोस्टोल की होती है, और जो 1 टैबलेट होती है वो मीफेप्रिस्टोन की होती है. मीफेप्रिस्टोन प्लस 4 टैब ऑफ मीजोप्रोस्टोल, ठीक है. अब मीफेप्रेस्टोन की जो एक टैबलेट होती है वो होती है 200 mg की, और जो मीजोप्रोस्टोल की 4 टैबलेट होती है वो होती है 800 mcg की. ईच टैबलेट ऑफ मीजोप्रोस्टोल इज कंसिस्टिंग ऑफ 200 mcg, ठीक है. और ये चारों के चारों टैबलेट्स जो है वो हमें पेशेंट को वजाइना म्यूकोजा के थ्रू इंसर्ट करने होते हैं, ठीक है. देन एक और चीज, अगर सॉरी, इफ 7th वीक तक के प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है, सो वी विल गिव 400 mcg, यानी कि 2 टैबलेट्स, ठीक है. बट अगर अप टू 7th टू 9th वीक में आप अबॉर्शन करवा रहे हैं, सो इट इज 800 mcg डोज. अब आपसे क्या पूछा गया है, 8 वीक पे, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 800 mcg डोज ऑफ मिसोप्रोस्टोल यू विल एडमिनिस्टर थ्रू द म्यूकोजल रूट. समझ में आ? नेक्स्ट क्वेश्चन. 30-year-old multiparous woman presented at 32 weeks of gestation with the complaints of recurrent painless bleeding per vagina. ठीक है, 30 year old की मल्टीपेरस वुमन है, मतलब उसको पहले से भी बेबी है, ठीक है. एंड नाउ शी इज 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 32 वीक और प्रेग्नेंट है, एंड उसको कंप्लेन लेकर आ रही है आपके पास कि उसे रिकरेंट पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है. पेन नहीं है बट स्टिल शी इज हैविंग अ ब्लीडिंग पर वजाइनली, ठीक है. ऑन एग्जामिनेशन फंडल हाइट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द जेस्टेशनल एज. जो फंडल हाइट है वो जो हमारा एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज के हिसाब से होता है उतना इक्वल है, ठीक है. एंड FHS
इज 140 या फिर वॉज 140 बीट्स पर मिनट, तो जो फीटल हार्ट रेट है वो भी नॉर्मल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर दिस कंडीशन? सी, 30 ईयर्स की मल्टीपेरस वुमन है जो कि 32 वीकर प्रेग्नेंट है, ठीक है. वो आपके पास कंप्लेन लेकर आ रही है दैट शी इज हैविंग अ रिकरेंट पेनलेस ब्लीडिंग पर वजाइनली. जब आपने एग्जामिनेशन किया तो जो फंडल हाइट है अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज मैच कर रही है. पेशेंट जो फीटल हार्ट रेट है वो भी 140 है, दैट इज इन द नॉर्मल रेंज है, ठीक है. तो ऐसा कौन सा रिस्क फैक्टर है जो इस कंडीशन, सॉरी, which of the following is not a risk factor for this condition? तो ये जो कंडीशन आपको सिनारियो दिया हुआ है उसका क्या ऐसा एक रिस्क फैक्टर है जो नहीं है, ठीक है. यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है. सो प्री एक्लेम्पशिया, मल्टी फीटल जेस्टेशन और द ट्विन प्रेगनेंसी, सिगरेट स्मोकिंग, या फिर ART. यस, व्हाट इज ART? यस, क्या होता है ART? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक. अब देखो, अगर हम ART की बात कर रहे हैं, यस यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग प्रोसीजर्स. देन सिगरेट स्मोकिंग. सिगरेट स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर होता है अब्रप्शियो प्लासेंटा का. तो अब्रप्शियो प्लासेंटा में जो हेमरेज होता है वो पेनलेस होता है, ठीक है. देन एक होता है मल्टी फीटल जेस्टेशन. यस, यहाँ पे भी हो सकता है कि मल्टी फीटल जेस्टेशन में हम ये आंसर दे सकते हैं कि प्लासेंटा जो है वो सेपरेट हो रहा है इजीली, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी अब्रप्शियो प्लासेंटा की कंडीशन बन रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज जेस्टेशनल एज, क्योंकि दो फीटस है, ठीक है, तो जेस्टेशनल सैक बड़ा होने की वजह से. तो ये तीनों जो कंडीशन है बी सी एंड डी, दैट इज मल्टीफिटल जेस्टेशन, सिगरेट स्मोकिंग एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, यहाँ पे एक ब्लीडिंग हो सकती है. बट जो प्री एक्लेम्शिया होता है इसमें कभी भी आपको ब्लीडिंग नहीं दिखाई देगी. यहाँ पे आपको प्रोटीन यूरिया दिखाई देगा, ठीक है, एडिमा दिखाई देगा, increased BP दिखाई देगा, but never you will see the bleeding in the pre-eclampsia state. So it is the condition which is not a risk factor for the given scenario. Clear? Okay. Next question. A 20-year-old woman at 9 weeks of gestation comes to the clinic for checkup following an MTP. ठीक है, नाइन, एक 20 ईयर ओल्ड वुमेन है, 9 वीक्स प्रेग्नेंट है, ठीक है, एंड वो क्लिनिक पे आई है चेकअप करने के लिए कि मुझे एमटीपी करवाना है, ठीक है. ऑन अल्ट्रासाउंड रिटेन्ड टिश्यू वॉज फाउंड. एक मिनट, 20 ईयर ओल्ड वुमेन है, 9 वीक्स प्रेग्नेंट थी, ठीक है, एंड उसने एमटीपी किया था, वो चेकअप करने आई कि कहीं कोई पार्ट रह तो नहीं गया है. On ultrasound, retained tissues was found at the following instrument was found, and the following instrument was used for its removal. What is this instrument? आपसे ये पूछा गया है कि एमटीपी करने के लिए ये जो गिवन इमेज दी हुई है ये कौन सा है, ठीक है, ये यूज किया जाता है इन द एमटीपी. So it is a carbon syringe, it is a suction apparatus, it is a manual vacuum aspiration syringe, or it is the menstrual regulation syringe. Yes, कार्बन सिरिंज नहीं होता, कार्बन कैनुला होता है जो हम मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज को ही लगाते हैं फॉर द एमटीपी, ठीक है, ताकि हम उसको इवैक्यूएट कर सके, ठीक है. सक्शन अपैरेटस तो ये नहीं है, कार्बन सिरिंज भी नहीं, क्योंकि कार्बन कैनुला कुछ इस तरीके से होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे एक होल रहती है, ठीक है. मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज या फिर मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज. मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज हम करते हैं 14 डेज यानी कि जो मिस्ड पीरियड होते हैं उस टाइम पे, ठीक है. सो इट इज अ मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज. इट इज अ मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज जिसमें बाय वाल्व है, ठीक है. देन ये है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज, ठीक है. अब ये जो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज है ये यूज की जाती है फॉर 14 डेज या फिर जो 2 वीक्स का मिस्ड पीरियड होता है, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं? बाय वन वाल्व. और यहाँ पे क्या है? बाय वाल्व, टू वाल्व्स आर प्रेजेंट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन.
एन ऑब्स्टेट्रिशियन परफॉर्म एस्पिरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल कैविटी, ठीक है, इन अ वुमन विद द कंप्लेंट्स ऑफ मिस्ड पीरियड 2 वीक्स बैक। ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो एस्पिरेशन का प्रोसीजर कर रही है, एंडोमेट्रियल कैविटी को कंप्लीटली एस्पिरेट कर रही कि वहां कुछ भी नहीं रहे। कौन से वुमेन में? जो कि कंप्लेंट लेकर आ रही है मिस्ड पीरियड 2 वीक्स बैक, 14 डेज का मिस्ड पीरियड हुआ है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस प्रोसीजर। ये एंडोमेट्रियल एब्लेशन है, इट इज अ सक्शन इवैक्यूएशन, इट इज अ डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, एंड इट इज अ मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सीरीज। अब ये जो है, सॉरी, दिस टू, दीज आर एमटीपी मेथड्स, ठीक है। एंडोमेट्रियल एब्लेशन भी हम इसके थ्रू नहीं करते, एस्पिरेशन के थ्रू। अब ये जो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सीरीज है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि 14 डेज या फिर 2 वीक्स का मिस पीरियड होता है, तो उस टाइम पे एस्पिरेशन करने के लिए या फिर मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन करने के लिए हम मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सीरीज यूज करते हैं, जिसमें एक सिंगल वाल्व होता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे बेस्ट सेफेस्ट मेथड ऑफ अबॉर्शन। बेस्ट और सेफेस्ट मेथड ऑफ अबॉर्शन, ठीक है। नंबर 1, अप टू 7 वीक्स। अगर आप 7 वीक्स तक के एमटीपी करवा रहे हो, so बेस्ट इज द मेडिकल मेथड, यानी कि मीजोप्रिस्टोल प्लस मिफेप्रिस्टोन का जो कंबाइंड पैक आता है, दैट वी विल यूज। नंबर 2 इज, अगर 7 to 12 वीक्स में कर रहे हो, देन सक्शन एंड इवैक्यूएशन बाय द कैरामिन कैनुला। नंबर 3 इज, अगर आप 12 to 15 वीक्स के बीच में एमटीपी करवा रहे हो, अबॉर्शन करवा रहे हो, देन इट इज डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। नंबर 4 इज, अगर आप 16 to 20 वीक के बीच में कर रहे हो, देन इंट्रा यूटेराइन इंस्टिलेशन। एंड नंबर 5, 20 to 24 वीक में if you are going to abort, it is cesarean section you have to do. Clear? Okay. You notice the following instrument being used to monitor a primary gravida in the first stage of labor. ठीक है, एक प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि फर्स्ट टाइम शी गॉट्स प्रेग्नेंट एंड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर शी कम टू यू, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट हमको इमेज में दिया हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ठीक है। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन बीइंग परफॉर्म्ड हियर? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, और इस इंस्ट्रूमेंट से हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं? फीटल डॉपलर है, ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, कार्डियोटोकोग्राफी है, या फिर बायोफिजिकल प्रोफाइलिंग है। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन बीइंग परफॉर्म, इट इज नॉट अ फीटल डॉपलर, इट इज नॉट अ बायोफिजिकल प्रोफाइल। अब बचा नॉन स्ट्रेस टेस्ट एंड कार्डियोटोकोग्राफी। ये जो मशीन है दैट इज कार्डियोटोकोग्राफी, और इस कार्डियोटोकोग्राफी मशीन के थ्रू हम जो प्रोसीजर करते हैं दैट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। क्या करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट में? हम ग्राफिकली recording of fetal heart rate and uterine contraction through CTG यानी कि कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, you are assisting a case of vaginal hysterectomy where you assistant professor ask you to hold the retractor shown in the image. What is this retractor known as? ठीक है, आप वजाइनल हिस्टेक्टमी में असिस्ट कर रहे हो, आपके डॉक्टर ने आपसे पूछा कि ये वाला रिट्रैक्टर जो है इसको होल्ड करके रखो, जो इमेज में दिया हुआ है। तो ये रिट्रैक्टर का नाम क्या है? इट इज अ डॉयंस रिट्रैक्टर, इट इज अ सीमेंस रिट्रैक्टर, इट इज बैटर्स रिट्रैक्टर, और इट इज जेमीज रिट्रैक्टर।
सो इट इज अ सीमॉन्स रिट्रैक्टर. ठीक है, इट इज अ सीमॉन्स रिट्रैक्टर जो कि हिस्टेक्टोमी में यूज किया जाता है. ओके, आइडेंटिफाई द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम गिवन बिलो. It is the National Rural Health Mission. It is National Vector-Borne Disease Control Program. It is Reproductive Child Health Program, or it is National Control Program. Yes. Which is this? Yes, it is National Vector-Borne Disease Control Program. नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में टोटल 6 वेक्टर डिजीजेज आते हैं. ठीक है. काला आजार, फिलारियसिस, चिकनगुनिया, मलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड डेंगू. इन 6 डिजीज के अगेंस्ट में ये नेशनल वाटर बैंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो बनाया गया. क्लियर? ओके, सो थैंक यू एवरीवन. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू.